ठीक है, तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में इसे गहराई से समझते हैं। मतलब इतने सारे डेटा और योजनाओं के नाम देखकर कोई भी उलझन में पड़ सकता है। बिल्कुल। और सच कहूं तो ये कोई रैंडम सूची नहीं है। हाँ, मैंने भी यही नोटिस किया। हमारे पास जो डेटा सेट है वो 2005 से लेकर 2021 तक की उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का है। सही कहा। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे राज्य स्तर पर महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा अदृश्य सुरक्षा जाल तैयार किया जाता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये योजनाएं समाज के विभिन्न वर्गों के पूरे जीवन चक्र को कवर करने के लिए डिजाइन की गई हैं। एक लाइफ साइकिल अप्रोच है। लाइफ साइकिल अप्रोच मतलब सोचिए एक ऐसे अदृश्य कवच के बारे में जो एक बच्ची के पैदा होते ही उसे पहना दिया जाता है। एकदम। और जैसे जैसे वो बड़ी होती है, ये कवच उसकी मदद करता है। हाँ, और जब वो युवा होके रोजगार के बाजार में उतरती है तो यही कवच एक डिजिटल टूलकिट में बदल जाता है। और अंत में जीवन के आखिरी पड़ाव में ये एक सम्मानजनक पेंशन का रूप ले लेता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी सूची को डिकोड करना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं स्रोतों में दिए गए सबसे विस्तृत विषय से, जो है महिला कल्याण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? और ये देखकर हैरानी होती है कि ये सिर्फ एक या दो योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरी श्रृंखला है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को ही ले लीजिए, जो 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई। इस योजना का जो मैकेनिज्म है वो इसकी असली ताकत है। वो कैसे? देखिए, ये योजना कोई एक मुश्त पैसा नहीं देती। इसके बजाय ये सहायता को जीवन के अहम पड़ावों से जोड़ती है। अच्छा, जैसे जन्म के समय? हाँ, बच्ची के जन्म पर एक निश्चित राशि मिलती है, फिर उसके टीकाकरण पूरे होने पर पैसा मिलता है, फिर जब वो कक्षा 1 में एडमिशन लेती है तब। मतलब ये सिर्फ पैसे बांटना नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। ये समाज के व्यवहार को बदलने या कह लें बिहेवियरल चेंज लाने का एक बहुत बड़ा टूल है। अरे वाह! ताकि माता पिता को लगे कि बच्ची का स्कूल जाना सीधे उनके परिवार के लिए फायदेमंद है। एकदम सही। इसके अलावा महिलाओं को धुएं से बचाने के लिए 1 मई 2016 की उज्ज्वला योजना भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। हाँ, मुफ्त गैस वाली योजना। और एक नाम जो मुझे बहुत अनोखा लगा डेटा में, वो है बीसी सखी योजना। ये 22 मई 2020 को आई थी। हाँ, बीसी सखी योजना ग्रामीण रोजगार के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो क्या ये गांव की एक महिला को एक चलती फिरती बैंक बना देती है? इसे बिल्कुल ऐसे ही समझना चाहिए। गांव में महिलाओं के लिए बैंक जाना हमेशा मुश्किल रहा है। हाँ, बैंक दूर होते हैं और एक दिन की मजदूरी छोड़कर जाना व्यवहारिक भी नहीं है। तो बीसी सखी इस व्यवस्था को पलट देती है। तो गांव की ही महिला बैंकिंग सेवाएं घर घर पहुंचाती है। हाँ, मशीन लेकर दरवाजे तक। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन तो बढ़ता ही है, साथ ही उस महिला का रुतबा भी पूरी तरह बदल जाता है। वो अब सिर्फ घर संभालने वाली नहीं रही। बिल्कुल, वो अब वित्तीय लेन देन करवाने वाली एक अधिकारी बन जाती है। ये तो सच में जमीनी स्तर पर बदलाव है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या बात? अगर हम सुरक्षा और सशक्तिकरण के मोर्चे पर आएं, तो डेटा में दो नाम बहुत प्रमुखता से आते हैं। एक है 17 अक्टूबर 2020 का मिशन शक्ति अभियान और 8 मार्च 2017 की महिला हेल्पलाइन 181। और दूसरी तरफ 20 नवंबर 2017 की वन स्टॉप सेंटर योजना भी है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये वन स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन 181 असल में एक दूसरे के पूरक हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। या ये सिर्फ एक ही काम के लिए दो अलग अलग दफ्तर और नाम है? मतलब अगर कोई महिला संकट में है तो वो पहले फोन मिलाएगी या सेंटर जाएगी? ये उलझन होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो दोनों एक ही इकोसिस्टम के दो अलग चरण हैं। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए कोई महिला किसी आपातकालीन या हिंसक स्थिति में है। उस वक्त उसे तुरंत वहां से निकालने की जरूरत होती है। हेल्पलाइन 181 उस तत्काल प्रतिक्रिया या फर्स्ट रिस्पांस के लिए है। जैसे कोई एम्बुलेंस या फायर अलार्म? बिल्कुल, वो अलार्म है। लेकिन रेस्क्यू के बाद क्या? हाँ, उसके बाद की प्रक्रिया तो बहुत दर्दनाक हो सकती है। यही वन स्टॉप सेंटर काम आता है। पुराने सिस्टम में महिला को पुलिस स्टेशन, फिर अस्पताल, फिर वकील के चक्कर काटने पड़ते थे और हर जगह अपनी कहानी दोहरानी पड़ती होगी, जो उसे बार बार मानसिक आघात पहुंचाता था। वन स्टॉप सेंटर इस पूरी मदद को एक ही छत के नीचे ले आता है। पुलिस, मेडिकल और कानूनी मदद सब एक जगह। समझ गई। मतलब 181 आग से निकालता है और वन स्टॉप सेंटर पुनर्वास करता है। एकदम।
और इसी के साथ 10 सितंबर 2017 की मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना भी है, जो आश्रयहीन महिलाओं को सहारा देती है। तो ये पूरा एक अभेद्य कवच बन जाता है। अब सुरक्षा के बाद सशक्तिकरण का दूसरा सबसे बड़ा पहलू अवसर होते हैं। बिल्कुल। अवसर बहुत जरूरी है। तो चलिए चर्चा को महिलाओं की सुरक्षा से आगे बढ़ाकर राज्य के युवाओं और उनके भविष्य पर केंद्रित करते हैं। ये आज के डिजिटल युग में बहुत अहम है। डेटा में 16 फरवरी 2021 की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जिक्र है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग देती है। और साथ ही 19 अगस्त 2021 की यूपी फ्री लैपटॉप योजना भी है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि इन दोनों को एक साथ देखने पर मुझे ये आज के समय की एक डिजिटल सर्वाइवल किट की तरह लगती है। मेरा मतलब है, क्या अब कल्याणकारी राज्य का मतलब सिर्फ स्कूल की इमारतें बनाना नहीं रह गया है? हाँ, बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। अब डिजिटल गैप को भरना भी राज्य की जिम्मेदारी हो गई है। हाँ। अगर हम डेटा में एक स्पष्ट पैटर्न देखें तो 2017 के बाद से ट्रेनिंग और स्टाइपेंड पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जैसे वो शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। हाँ, मुख्यमंत्री शिक्षुता या अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, जो 1 जुलाई 2018 को आई थी, और 24 मार्च 2018 की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, और 22 दिसंबर 2017 का कौशल विकास मिशन भी है। बिल्कुल। ये सब पारंपरिक कल्याण या वेलफेयर से आगे बढ़कर क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा, डेटा में एक विशेष परिस्थिति वाली योजना भी दिखी मुझे, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। हाँ, 30 मई 2021 वाली। हाँ, जो कोविड से प्रभावित और अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए थी। ये दिखाती है कि एक सिस्टम को आपदाओं के समय कितना लचीला होना पड़ता है। बिल्कुल, युवाओं को तैयार करने की ये पहले बहुत जरूरी हैं। लेकिन अब अगर हम डिजिटल दुनिया से निकलकर राज्य की रीढ़ की तरफ चलें, मतलब गांव और किसान। हाँ, तो ये देखना जरूरी है कि डेटा में उनके लिए क्या सुरक्षा जाल है। किसानों के लिए सबसे बड़ा जोखिम तो कर्ज और मौसम का होता है। एकदम सही। और इसीलिए 9 जुलाई 2017 की किसान ऋण मोचन योजना है, जो कर्ज माफी का प्रावधान करती है। और 14 सितंबर 2019 की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी है, जो बीमा सुरक्षा देती है। लेकिन एक किसान का सिर्फ कर्ज माफ करना काफी नहीं है, उसकी जमीन भी सुरक्षित होनी चाहिए। हाँ, और इसीलिए 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाई गई, ताकि अवैध कब्जे हटाए जा सके। बिल्कुल। मुझे तो ये एंटी भू माफिया टास्क फोर्स और ऋण मोचन योजना किसानों के लिए एक डबल शील्ड की तरह लगती है, दोहरी ढाल। वो उपमा बहुत सटीक है। एक ढाल उन्हें कर्ज के बोझ से बचाती है और दूसरी उनकी जमीन छीनने से रोकती है। लेकिन डेटा हमें एक और पैटर्न दिखाता है। सरकार सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भरता कम करने की भी कोशिश कर रही है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आय के नए साधनों के लिए 2 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना आई और 10 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मतलब मछली पालन। हाँ, ये योजनाएं कृषि क्षेत्र में विविधता या डाइवर्सिफिकेशन लाने का एक रणनीतिक कदम है, ताकि अगर फसल खराब भी हो जाए तो किसान पूरी तरह बर्बाद ना हो। एकदम सही। और बुनियादी ढांचे के लिए 21 अप्रैल 2017 की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है, जो उन्हें पक्की छत देती है। ये बहुत ही समग्र अप्रोच है। अच्छा, महिलाओं, युवाओं और किसानों के बाद अब हम देखते हैं कि इन सब तक योजनाएं पहुंचती कैसे हैं। ये डिलीवरी वाला हिस्सा सबसे पेचीदा होता है। हाँ, और जो इन मुख्य श्रेणियों में नहीं आते, जैसे बुजुर्ग और दिव्यांग, उनके लिए ये सिस्टम कैसे काम करता है? उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा है। जैसे 5 जनवरी 2020 की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और 23 सितंबर 2018 को राज्य में लागू हुआ आयुष्मान भारत। हाँ, और 8 मार्च 2018 का पोषण अभियान भी स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। और पेंशन के लिए भी तो योजनाएं हैं। बिल्कुल। 5 अगस्त 2017 की वृद्धावस्था पेंशन योजना और 3 दिसंबर 2018 की दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना। तो ये सब तो हो गई योजनाएं, लेकिन मुझे ये जानना है कि प्रशासनिक पहुंच कैसे सुनिश्चित होती है। ये बहुत अहम सवाल है। डेटा में 1 अप्रैल 2017 का मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल है,
10 जनवरी 2018 की ई-डिस्ट्रिक्ट योजना है। और 25 जनवरी 2018 की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 भी है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब मैं इस जन सुनवाई पोर्टल और हेल्पलाइन 1076 को एक डायरेक्ट फीडबैक लूप के रूप में देखती हूँ। हाँ, पर क्या ई-डिस्ट्रिक्ट और इन हेल्पलाइन नंबरों ने सच में आम इंसान की शिकायतों को सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने का काम किया है? देखिए, मैं इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मानता हूँ। केवल अच्छी योजनाएं बनाना काफी नहीं होता। डिलीवरी सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। ई डिस्ट्रिक्ट और हेल्पलाइन जैसी योजनाओं के जरिए सरकारी सेवाओं का जो डिजिटलीकरण हुआ है, वो व्यवस्था में पारदर्शिता लाता है। मतलब कोई फाइल अब धूल नहीं फांकती। एकदम। ये जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का एक आधुनिक तरीका है। जब तक नागरिक खुद न कहें कि समस्या हल हो गई, डिजिटल टिकट बंद नहीं होता। ये तो सच में बिचौलियों को खत्म करने वाला सिस्टम है। तो आज के इस विश्लेषण को अगर हम समेटें, हाँ, हमने आज 35 से अधिक योजनाएं देखी और सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ये योजनाएं अलग थलग पड़े द्वीप नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये सभी एक बड़ी पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में जुड़कर एक समग्र सामाजिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, जो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक फैला है। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी वो कोई खबर पढ़ें या किसी नई योजना का नाम सुने, हाँ, तो उसे अकेले ना देखें। ये देखें कि वो इस विशाल समाज के ढांचे में कहाँ फिट बैठती है। एकदम सही कहा। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? जब कोई भी सिस्टम या सरकार इतनी विशाल और विविधतापूर्ण योजनाओं का एक साथ संचालन करती है, डिजिटल पोर्टल से लेकर ग्राउंड लेवल टास्क फोर्स तक, तो भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती नई नीतियां बनाने में नहीं होगी। तो किस चीज में होगी? चुनौती ये सुनिश्चित करने में होगी कि इस विशाल डेटा और डिलीवरी नेटवर्क में कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी रुकावट के लाभ कैसे पहुंचे। क्या हमारा सिस्टम इतना संवेदनशील रह पाएगा? ये गवर्नेंस के भविष्य का सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण